नमस्कार, मैं अनुराधा कुमारी इतिहास विभाग की ओर से एबीएम कॉलेज इतिहास विभाग की ओर से आज मैं आप लोगों के साथ असहयोग आंदोलन के स्वरूप एवं उसके परिणाम को बताऊंगी। उसके बारे में बताऊंगी जो सेमेस्टर 5 को पढ़ना है और CC 11 का टॉपिक है। हमने पिछले वीडियो में असहयोग आंदोलन के कारण को बताई थी और आज मैं उसके स्वरूप और उसके परिणाम को बताऊंगी। कारण से बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका होगा कि असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था, उसकी परिस्थितियाँ क्या रही थी। आज उसके परिणाम को बताऊंगी जो बहुत ही ज़रूरी है और आपके सिलेबस में भी है, तो आप इसको मेरे वीडियो को सुने और उससे लाभ उठाएं। खासकर एबीएम कॉलेज के जो मेरे प्यारे बच्चों आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सुनने के क्रम में आप हो सके तो लिखने का भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम जानते हैं कि आप किताब से नहीं पढ़ पाएंगे और किताब से पढ़ने के लिए आपके पास उतना पेशेंस ही नहीं है। इसलिए आप कम से कम 15-20 मिनट का वीडियो है जो सुन के कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि खुलने के साथ ही आपका एग्ज़ाम होगा और आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो इसको करना ही पड़ेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1920-22 ईस्वी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में संपन्न असहयोग आंदोलन का विशेष महत्व है। इस आंदोलन ने भारतीयों को झकझोर दिया, उसके मन में एक उत्तेजना पैदा कर दी, उसको राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर दिया। यह आंदोलन समाज के सभी वर्गों को उद्वेलित करने का काम किया, लेकिन परिस्थितियाँ यह आंदोलन जो है उसको हम 1789 यानी फ्रांस की जो 1789 की क्रांति हुई थी उससे इसकी तुलना कर सकते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ अलग रही। यह सर्वहारा वर्ग की क्रांति का स्वरूप धारण करती है। परिस्थितियाँ कुछ इस तरह रही कि सभी लोग, भारत के सभी लोग, हिंदू, मुस्लिम, किसान, मजदूर, जमींदार, मध्यम वर्ग, सभी लोग इसमें शामिल हो गए। प्रथम विश्व युद्ध में जो महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार को साथ देने का वादा किया था, ब्रिटिश सरकार को साथ दिया था जब वह प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ रहा था उस समय, लेकिन विजय होने के पश्चात महात्मा गांधी उसके आलोचक बन गए और ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी, जो उसका इरादा था, वह भारतीयों को झकझोर दिया और चकित कर दिया। महात्मा गांधी भी काफ़ी हतोत्साहित हो गए और वह कहने लगे कि अब यह समय आ गया है कि हम अहिंसात्मक तरीके से अपने आंदोलन को शुरू कर सकते हैं और अपनी मांग को, क्योंकि महात्मा गांधी ने अब ठान ली है कि स्वराज की प्राप्ति लिए बिना इस आंदोलन को ख़त्म नहीं करना है। उसकी मांग की पुनरावृत्ति बार बार की जाएगी और अहिंसात्मक तरीके से किया जाएगा। इसलिए उसने अहिंसात्मक तरीके से अपने आंदोलन का श्री गणेश कर दिया और अंग्रेजों के खूनी हाथों से जो उन्हें उपहार भेंट किया गया था उन्हें वो वापस कर दिया। हमने पिछले वीडियो में बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने अपने उसके द्वारा दी गई उपहारों को लौटा देते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी को पूरा विश्वास था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा बहुत कुछ ऐसी बातें हो रही है जो भारतीयों के हित में है, इसलिए भारतीय ब्रिटिश सरकार के आलोचक नहीं बनेंगे, उनका समर्थन करेंगे
और वो भारतीयों से भी अपील करते हैं कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दे। लेकिन परिस्थितियाँ इस तरह से बनी कि गांधी जी अब पूरी तरह से हिंसात्मक आंदोलन को करने के लिए आतुर हो जाते हैं और इसके फलस्वरूप उसने बहुत सारे कार्यक्रमों को शुरू किया, रचनात्मक कार्यों को करने की ठानी। अहिंसात्मक तौर तरीके के जरिए उसने अपनी मांग को पूरा करने के लिए जबरदस्त आंदोलन पूरे भारतवर्ष में करवाई। महात्मा गांधी ने पूर्ण अहिंसा का वातावरण कायम रखते हुए असहयोग आंदोलन को शुरू करने पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आंदोलन हिंसात्मक रुख अपना लेगा तो भारतीयों अंग्रेजों को बहुत ही आसान हो जाएगा कि भारतीयों पर या भारत पर विजय हासिल करे और भारत को अपना औपनिवेशिक राज्य के लिए औपनिवेशिक राज्य बनाने के लिए हमेशा के लिए, मतलब इसको हमेशा के लिए औपनिवेशिक राज्य बना सकता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए उसने अहिंसात्मक तरीके को अपनाया, नॉन कोऑपरेशन को अपनाया। नॉन कोऑपरेशन को अपनाते हुए नॉन वायलेंस के रूल्स को अपनाया। अगर वायलेंस का रुख अख्तियार कर लेता तो अंग्रेजों के लिए बहुत आसान हो जाता। वो अपने नए हथियारों से भारतीयों को पराजित कर देता और भारत को अपना औपनिवेशिक राज्य की मंशा को पूरा कर लेता। औपनिवेशिक राज्य था लेकिन बाद में चलकर भारत आज़ाद हो जाता है। अगर उसने यहाँ पे वायलेंस का रुख अपनाता तो हमेशा हमेशा के लिए यह औपनिवेशिक राज्य के रूप में ही कायम हो जाता। उसने बहुत अपने भारतीयों से अपील की कि हिंसात्मक तरीके से आंदोलन को शुरू नहीं करना है, अपनी मांगों को अहिंसात्मक तरीके से मांगनी है, उसमें हिंसा का रुख नहीं लेना है। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव में जिन कार्यों को करने की सलाह दी गई थी वे इस तरह के कार्य थे। सरकार द्वारा दी गई पदवियों उपाधियों को लौटा देना है, यानी उस उपाधियों का बहिष्कार कर देना है, उसे वापस कर देना। उसके द्वारा दिए गए जो पद हैं उसको सरकार को, ब्रिटिश सरकार को वापस करना। अवैतनिक सरकारी पदों को छोड़ दिया जाए और म्यूनिसिपल बोर्डों तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं में मनोनीत लोग इस्तीफा दे दें। सरकारी दरबारों, स्वागत समारोहों तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए थे। सरकारी दरबारों, स्वागत समारोहों तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए उनके सम्मान में किए गए अन्य सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों में भाग लेने से इनकार किया जाए। अब वो कोई भी सरकारी कार्यों में हिस्सा नहीं लेंगे, उसका पूर्ण रूपेण बहिष्कार करेंगे, इनकार करेंगे। सरकार से सहायता प्राप्त और सरकार द्वारा नियंत्रित स्कूलों तथा कॉलेजों से छात्र स्नेह यानी धीरे धीरे निकलने का प्रयास करेंगे। उनके लिए राष्ट्रीय स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। जो बच्चे भारत के हैं उनको भारतीयों के द्वारा भारतीय जो राष्ट्रीय स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, उसकी स्थापना की जाएगी और हमारे भारतीय बच्चे उसी में पढ़ेंगे। स्कूल ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित किए गए जो या ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नियंत्रित स्कूल है उसमें भारतीय बच्चे को निकाल लेने की अपील की। भारतीय छात्राओं को धीरे धीरे निकलने की सलाह दी। ब्रिटिश अदालतों का वकील एवं वकीलों के द्वारा धीरे धीरे बहिष्कार, वकीलों को भी बहिष्कार करने के लिए किया गया। पंचायती अदालतों की स्थापना करने की बात की गई। फौजी, कलरगो तथा मजदूरी करने वाले लोग मेसोपोटामिया में नौकरी करने के लिए भर्ती होने से इनकार कर दें। नई काउंसिलों के लिए खड़े हुए उम्मीदवार अपने नाम उम्मीदवारी से वापस ले लें।
विदेशी माल का बहिष्कार हो। बाद में चलकर नागपुर अधिवेशन ने असहयोग के कार्यों में यह भी जोर दिया गया कि जरूरत पड़े तब कर देने से इनकार कर दें, जरूरत पड़ने पर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहिष्कार आंदोलन के जरिए असहयोग आंदोलन को उद्वेलित करने के लिए उसमें तेजी लाने का कार्य किया। अहिंसात्मक तौर तरीके अपनाकर विदेशी वस्तुओं की होली जलाने लगी। सरकारी स्कूल जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियंत्रित होता था, उसके द्वारा संचालित किए जाते थे, उसमें छात्र को नहीं पढ़ने की अपील की। क्लर्क और वकीलों के द्वारा बहिष्कार करने के लिए कहा गया। और भी पंचायती अदालतों के स्थानीय पंचायती अदालतों की स्थापना करने की बात की गई। निसंदेह महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के जरिए भारतीय जनता को उद्वेलित किया। उन्होंने स्वयं कृषक का वेश धारण कर भारतीय जनता ने भी धारण किया और भारतीय जनता से काफी सम्मान मिला। और उनका कहना था कि असहयोग के कार्यक्रम को जनता ने तहे दिल से आत्मसात किया है। महात्मा गांधी एवं रविंद्रनाथ टैगोर जैसे जो सरीखे लोग थे, उन्होंने अपने उपाधियों और पदवियों का बहिष्कार कर उन्हें वापस कर यह बताने का पूरे भारतीयों के सामने यह उदाहरण बन गए कि हमें कोई भी ऐसी उपाधियां जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई उसे अब स्वीकार नहीं करना है। सरकारी और ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो संचालित स्कूल और कॉलेज का त्याग करना है। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए जगह जगह पर विद्यापीठों की स्थापना की गई। अब भारतीयों के द्वारा भारत में स्थापित जो विद्यापीठों का निर्माण किया गया और उसी में विद्यार्थियों को पढ़ने की अपील की गई। उसमें बहुत सारे विद्यापीठ हैं। काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ आदि इसके उदाहरण थे। वकालत को छोड़कर आने वालों की संख्या बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उनमें कुछ बहुत ही बड़े वकील थे। ऐसे वकीलों में पंडित मोतीलाल नेहरू, देशबंधु चित्तरंजन दास, बाबू राजेंद्र प्रसाद, आसिफ अली एवं चक्रवर्ती राज गोपालाचारी प्रमुख थे। असहयोग आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, इसमें भारतीय मुसलमानों की खुलकर भागीदारी। यानी असहयोग आंदोलन जो था, जो महात्मा गांधी ने शुरू किया, इसके परिणाम को देख सकते हैं इस तरह कि प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था तो उस समय ब्रिटिश सरकार का साथ देने के लिए भारतीयों ने अपील किया, लेकिन तुर्की जो है वह अंग्रेजों के खिलाफ यानी ब्रिटेन के खिलाफ जर्मनी का साथ दिया था, जिसका बदला लेने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में जीत जाने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी सरकार तुर्की के खलीफा को पद को नाश कर देता है और तुर्की को छिन्न भिन्न कर देता है। इससे काफ़ी भारतीय मुसलमान भी काफ़ी चिंतित हो गए थे और वह संकट की घड़ी में अपने मुसलमान भाइयों की मदद करना चाहते थे। महात्मा गांधी समय या मौका का इंतजार कर रहे थे और उनका मानना था कि यही एक अवसर है जिससे हम भारतीय हिंदू और मुसलमानों को एकत्रित कर सकते हैं, उनमें मेल मिलाप करा सकते हैं। क्योंकि हम बंगाल विभाजन में देखते हैं कि दोनों में मनमुटाव बढ़ गए थे, क्योंकि अंग्रेजों की कूटनीतिज्ञता के कारण, कूटनीतिक चाल के कारण भारतीय और मुसलमान दोनों एक दूसरे से भयभीत होने लगे थे। दोनों अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हिंदू महासभा की स्थापना करता है तो मुस्लिम लीग की स्थापना करता है और धीरे धीरे दोनों में दूरियां आ जाती हैं। लेकिन इसको दोनों को बांटने का काम लखनऊ समझौता में हिंदू मुस्लिम समझौता किया जाता है। लेकिन यहाँ पे महात्मा गांधी ने सोचा कि हम तुर्की के मुसलमानों को साथ देकर, इस संकट की घड़ी में साथ देकर हम मुसलमानों का विश्वास पा सकते हैं, मुसलमानों का दिल जीत सकते हैं। और उसने मुसलमानों को साथ देने के लिए और एकत्रित करने के लिए असहयोग आंदोलन में
मुसलमानों को साथ रखने के लिए उसने ऐसा किया। ऐसे उनकी मंशा कुछ गलत नहीं थी कि वो अपने असहयोग आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को अपने पक्ष में करना चाहते, बल्कि महात्मा गांधी पूरे राष्ट्रीय अखंड भारत की कल्पना करते थे, जिसके कारण वो हिंदू और मुस्लिमों के बीच कोई भेदभाव वाली भावना नहीं करते थे। इसलिए उसने दोनों को साथ में रखने के लिए ऐसा किया। असहयोग आंदोलन का स्वरूप मूलतः ब्रिटिश साम्राज्य विरोधी था। लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और उनकी होली का जलाई। गांव-गांव में लोगों ने मादक वस्तुओं का सेवन बंद कर दिया। शराब की दुकानों पर पुरुषों एवं महिलाओं ने धरना दिया। काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया। बहुत सारे उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। जो उम्मीदवार खड़े रहे उन्हें जनता ने वोट नहीं दिया। निसंदेह और सहयोग आंदोलन आधुनिक भारत का पहला जन आंदोलन था। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग आंदोलन जिस तरह से 1857 के विद्रोह में पूरे भारतीयों को एक रंगमंच पर आने का मौका मिला था, उसी तरह हम असहयोग आंदोलन को भी देखते हैं कि पूरे भारतीय, उसमें हिंदू मुस्लिम या फिर स्त्री हो पुरुष हो, सभी लोग मध्यम वर्ग के हों, किसान हो, जमींदार हो, मजदूर हो, सभी वर्ग के लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। अहिंसात्मक तौर तरीकों को अपनाने के लिए शामिल हो गए और अंग्रेजों के विरोध हो गए। तो इसे हम जन आंदोलन कहने में कोई भी हिचक नहीं होगी हमें, क्योंकि यह एक जन आंदोलन का ही रूप धारण कर लिया था, जिसके कारण बहुत सारे अंग्रेजों ने दमनात्मक रवैया को अपना लिया। गांधी जी को छोड़कर कांग्रेस के सभी चोटी के नेता, जो शीर्ष के नेता थे, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। लगभग 20,000 राजनीतिक कैदी थे, जो 1922 ईस्वी में बढ़कर 30,000 हो गए थे। कांग्रेस ने दृढ़ होकर अहिंसक असहयोग आंदोलन को तब तक चलाए जाने की घोषणा की जब तक कि उसे स्वराज्य कायम ना हो जाता है। असहयोग आंदोलन ने धीरे धीरे मध्यम वर्ग की सीमा को लांघकर जनसाधारण तक पहुंच गया। अब हम देखते हैं कि यह मध्यम वर्ग का ही लड़ाई नहीं रहती है, यह मध्यम वर्ग से ऊपर उठ जाता है और यह जनसाधारण का भी युद्ध हो जाता है। बहुत से किसानों ने गांधी जी से लगान बंदी की इजाज़त मांगी कि वो अपने जमींदारों के विरुद्ध भी आवाज़ उठाएं, जमींदारों को लगान बंद कर दें कि ये जमींदार अंग्रेजों के द्वारा ही ये जमींदारी जो होती थी वो अंग्रेजों के द्वारा डील की जाती थी। आंध्र प्रदेश के गंटूर जिला में इजाज़त के बिना ही लगान बंदी शुरू कर दी गई। गांधी भी काफ़ी नाराज हुए और उसे तत्काल बंद करने का हुक्म दिया। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौड़े नामक स्थान पर किसानों ने थाने पर आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी झुलस कर मर गए। गांधी जी ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि यह आंदोलन अहिंसात्मक तौर तरीके की सीमा को पार कर रहा है और हिंसात्मक रुख को अपना रहा है। अब हमें यह आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन को हिंसक रूप से रोकना होगा और गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया, जिसके कारण जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस सरीखे नेता जो थे, लोकप्रिय और शीर्ष नेता, जो काफ़ी क्षुब्ध हुए कि गांधी जी ने ऐसा क्यों किया जब आंदोलन चरम सीमा पर थी। जो भारतीय काफ़ी उत्तेजित थे असहयोग आंदोलन की परिणति को पा सकते थे, यानी स्वराज्य को पा सकते थे, तो महात्मा गांधी के द्वारा इस असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया और इस पे यह असहयोग आंदोलन को वापस कर दिया गया। असहयोग आंदोलन असफल हो गया, लेकिन निश्चित तौर पर राष्ट्रीय चेतना को कल्पनातीत रूप से ऊंचा उठा दिया और आंदोलन और स्वराज का शुभ संदेश घर घर तक पहुंचा दिया। इस आंदोलन ने निश्चित रूप से देश को एक सुव्यवस्थित पार्टी संगठन प्रदान किया। इससे पहले
कांग्रेस संवैधानिक मात्र था। गांधी जी ने केवल नया संविधान ही नहीं बना दिया वरन इसे देशव्यापी बना दिया। अब असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो जन आंदोलन, जो यह आंदोलन मध्यम वर्ग तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह जन आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया था। लेकिन इस आंदोलन को बंद करने या इस आंदोलन को समाप्त करने का सिर्फ एक ही कारण था, हिंसात्मक तरीके को अपनाना। ये चौरा चौरी 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी जो कांड होता है, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी जख्मी हो जाते हैं, झुलस जाते हैं, वहाँ आग लगा दी जाती है, जिसके कारण गांधी जी क्षुब्ध हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और वह इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया गया, उसमें आंदोलन को सफलता तो नहीं मिली, लेकिन देशव्यापी आंदोलन का यह रुख अख्तियार कर लिया था और प्रत्येक भारतवासियों के मन में यह भावना भरती थी कि हमें स्वराज्य की प्राप्ति करनी है। इसके लिए हमें अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठानी है। देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना को भी प्रचार और प्रसार करने का काम किया। तो फिर विदेशी वस्तुओं की होलिका जलाई गई। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये सारे असहयोग आंदोलन के परिणाम हो जाते हैं। असहयोग आंदोलन ने भारतीयों के दिमाग से भय को निकालकर उन्हें साहसी बनाया। अब सभी भारतीय साहस जुटाने लगे कि हम अंग्रेज के विरुद्ध लड़ सकते हैं, उनके विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। उनमें स्वतंत्रता और निर्भयता की भावना जागृत हुई। उनकी पुरानी उलझनें समाप्त हो गई। भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने तथा हिंदू मुस्लिम सहयोग को नया आयाम दिया गया। धन्यवाद।